ठीक है. So let's start with the web application development. So in a website, basically, there are two portions. The first part is called a front end, and the second part is called a back end. पर लेकिन before starting that, I have a question. अब सभी लोग इंटरनेट यूज करते हो, यू ऑल ब्राउज वेबसाइट्स लाइक सोशल मीडियाज हो गया, न्यूज चैनल्स हो गया, विकीपीडिया. सो आई हैव अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन कि वेब कैसे काम कर रहा है. मीन्स आप जब अपने सिस्टम पे कुछ सर्च करते हो या कोई वेबसाइट ब्राउज करते हो, ये सारी एप्लीकेशन या ये जो प्रोसेस है ये कैसे होती है. तो एनीवन हैव एनी आइडिया, किसी को भी आइडिया है वेब के बारे में कि वेब कैसे चलता है? एनीवन, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकता है जितना आपको पता हो. देन आई विल एक्सप्लेन. लाइक हम वेब वर्ड जो बोलते हैं ना, वेब वेब है क्या? वेब होता क्या है? लाइक वी आर हेयर टू बिल्ड अ वेबसाइट. बट वेबसाइट होती क्या है? व्हाई वी नीड अ वेबसाइट? हमें वेबसाइट की जरूरत है क्यों? just to run the business, बेसिकली वी कैन से बिजनेस का भी जो रीजन था वो online बाद में आया presence. था. या दैट कम लेटर ऑन. वो एक्चुअल में सेकंड लेवल था. लाइक जब वेबसाइट्स काफी ज्यादा बन गई. बट जो बेसिक प्रिमिटिव रीजन था टू बिल्ड अ वेबसाइट, दैट वाज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. Yeah. ठीक है. तो किसी जैसे लेट सपोज आई एम टॉकिंग अब ये जो मेन पर्पस था दैट वाज डन बाय टिम्बरली. सो ही वाज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एट सन. आई कैन शो यू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सन. दिस इज sun.ch. अगर कोई फिजिक्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, माइट बी फ्रॉम लिस्ट, तो माइट भी आपने इसके बारे में सुना होगा, सेंट्रल यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च. ये दुनिया की सबसे बड़ी लैब है एक्चुअल में. ओके, एंड दे हैव गिवन सो मेनी फैबुलस थिंग्स लाइक हिग्स बोसॉन. जो लोग साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने पढ़ा होगा. एलएचसी का तो मैक्सिमम सभी ने नाम सुना होगा. ये 2008 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जिसमें वर्ल्ड की 15 किलोमीटर का एक रेडियस की टनल है. जनेवा में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें पार्टिकल एक्सेलरेटर को रियल टाइम टेस्ट किया गया है कि अगर हम पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट पे अप्रोच करते हैं, तो अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह पढ़ रखी होगी थोड़ा बहुत फिजिक्स में, तो उसके प्रोजेक्ट को रियल टाइम, जैसे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं कि 3 लाख किलोमीटर, वो रियल में एक्चुअल में वैलिड है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था. सो इट्स अ टनल जो कि अर्थ के काफी नीचे जाके बनाई गई 15 किलोमीटर रेडियस की टनल थी, जिसमें पूरा वैक्यूम था इनसाइड. और उसके अंदर एक पार्टिकल, जैसे हम पार्टिकल एक्सेलेट तो पार्टिकल को एक्सेलेट करके चेक किया गया था कि जो प्रोटॉन पार्टिकल्स होते हैं या इनकी स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम कितनी जा सकती है. एंड दैट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू जो कि आइंस्टाइन ने दी थी, 3 लाख किलोमीटर. तो ये सबसे एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट था. एंड सर ने ही बिल्ड किया था वेब. तो सी दिस, द बर्थ ऑफ वेब वाज डन बाय दिस टेम्परली, द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. एंड राइट नाउ द मोजिला फाउंड मींस द सीईओ ऑफ मोजिला ऑर्गेनाइजेशन, जो मोजिला वेब ब्राउजर है. दुनिया की पहली वेबसाइट ऐसी दिखाई देती थी. आज ये वेबसाइट आपको ऐसी दिखती है. बट ये चेंज कैसे आ गया? इतना सारा चेंज कैसे आ गया? मतलब ये वेबसाइट एकदम से चेंज कैसे हो गई? क्योंकि अर्लियर 1989 में तो ये ऐसी थी. सो द चेंज इज बेसिकली जस्ट बिकॉज हमारे सिस्टम्स अपग्रेड हो गए हैं. पहले जो ब्राउजर होते थे वो ऐसे होते थे. आप किसी ने शायद डॉस बेस सुना होगा, या फिर अपने ओल्ड मूवीज में तो देखा ही होगा ना, डॉस कैसे चलता है. तो दिस इज डॉस. तो अर्लियर जब सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, बहुत पहले की बात है ये, तब डॉस बेस्ड सिस्टम्स ऐसे हुआ करते थे. सो दिस इज द वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट. ये हेडिंग है, ये टाइटल आ रहा है, ये पैराग्राफ है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट. इसका इनफैक्ट इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया भी हुआ है. आप इसको रियल टाइम पे टेस्ट कर सकते हो. ये प्रोजेक्ट इन्होंने 1982 में बनाया था. सी, ऐसे चला करता था. नाउ अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, तो सी, आवाज भी आ रही होगी आपको कीज की, तो कुछ टिकलिंग जो साउंड है वो आपकी आ रही है यहाँ पे. ठीक है. इफ यू टाइप एंटर, तो कोड क्या होगा इसमें, पर्सन को अगर आपको हिट करना है, लाइक इफ यू टाइप दिस, तो पर्सन की नेम लिस्ट वगैरह आ जाएगी. तो ये आपको टैब की या फिर रेफरेंसेस वगैरह को यूज करने को बोला है. दीज आर सम हाइपरलिंक्स. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट जो कि दुनिया में बनाई गई थी. आज ये वैसी नहीं, ऐसी दिखाई देती है. दिस इज द हेडिंग, दिस इज द पैराग्राफ. तो वेब बनाया गया था लाइक बाय टिम्बरली जस्ट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. सो ही वाज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर. तो बेसिकली इंफॉर्मेशन, लाइक यूनिवर्सिटीज थी वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी बड़ी, सो दे जस्ट वांट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ना. इंफॉर्मेशन को लाइक अगर कोई इंडियन साइंटिस्ट है, उसने जीरो के ऊपर कुछ इन्वेंशन किया या फिजिक्स में कुछ इन्वेंशन किया, तो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली आपको दूसरों को शेयर करनी चाहिए. तो टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू,
वेब का ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। तो वेब क्या है? www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। सो इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे सिस्टम्स या कंप्यूटर्स, तो वैसे यहाँ पे कंप्यूटर से जगह सर्वर कहना ज्यादा बेटर रहेगा, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड थ्रू सम आईपी एड्रेस। तो हर सिस्टम का एक यूनिक आईपी होगा जिसके थ्रू वो कनेक्ट होंगे। आईपी पता नहीं क्या होता है? योर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो तो आप एक आईपी कनेक्ट के थ्रू पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हो। लेट्स से मैंने टेकेटम का एक यूआरएल ओपन किया, ip.php। तो दिस इज माय सर्वर आईपी एड्रेस। जो मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ ये उसका आईपी एड्रेस है। ये दिल्ली एनसीआर की लोकेशन का है, दैट्स व्हाई ये मुझे बता रहा है। सो दिस इज द आईपी ऑफ माय सिस्टम। तो मेरे सिस्टम का आईपी इस समय ये है, एंड थ्रू दिस आई हैव कनेक्टेड टू वर्ल्ड वाइड वेब। मैं इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट को ब्राउज कर सकता हूँ। जिस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे उसका भी अपना क्या होगा, एक आईपी एड्रेस। तो लेट सपोज 122.161 ये मेरा आईपी है, एंड मैंने टेक आइटम की वेबसाइट ओपन की। अब इस वेबसाइट का एक अपना सेपरेट आईपी होता है, एंड दैट इज इन द नेटवर्क पैनल। सर्च कीजिए, दिस इज माय वेबसाइट, एंड यहाँ पे आपको बॉटम पे एक आईपी दिखाई दे रहा है। अभी आईपी है टेक आइटम के सर्वर का। ठीक है। तो थ्रू इंटरनेट मैं टेक आइटम के सर्वर से कनेक्टेड हूँ और ये वहाँ का आईपी एड्रेस। ठीक है। बट हमारी वेबसाइट कहाँ पे है? ये वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सकती है। तो यूजली ये नासिक में एक कंपनी है जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है, माइल्स वेब। पहले मैंने गोडैडी पे होस्ट किया था। ओके। तो जब भी हम अपने सिस्टम से आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो, व्हाट यू डू, आप एक यूआरएल टाइप करते हो। हर यूआरएल, तो यूआरएल का मतलब यहाँ पे क्या है? योर डोमेन। जैसे आप गोडैडी पे या किसी भी वेबसाइट से अपना डोमेन परचेज करते हो, डोमेन इज बेसिकली लाइक योर टेलीफोन नंबर। आपके पास एक यूनिक फोन नंबर है ना, सो यू हैव टू पे द सब्सक्रिप्शन फीस। आप अपने प्रीपेड पोस्टपेड को मंथली रिचार्ज कराते हो। दिस इज द सेम थिंग। हम डॉट कॉम डॉट इन से अपने डोमेन लेते हैं, लेकिन हर डोमेन कनेक्टेड होता है किसके साथ? किसी ना किसी आईपी एड्रेस के साथ। तो जब भी कोई ये डोमेन हिट करेगा तो वो टेक एडम की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा, और ये वेबसाइट पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो सकती है। तो हमारे जो वेब ब्राउजर्स हैं लाइक क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये सबसे पहले डीएनएस की फैचिंग करते हैं। जैसे आपने यहाँ टेकेटम.com डाला, तो क्रोम ब्राउजर सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस ढूंढेगा कि इस डोमेन का आईपी कहाँ पे है। ओके। फिर उस आईपी पे ये हिट करेगा, तो आईपी किसका होगा? किसी सर्वर का, और उस सर्वर से हमें एक वेब पेज रेंडर होके मिलेगा। ठीक है। तो सर्वर कहाँ पे है? मतलब आप एक यूजर हो, तो जो आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, व्हाट वी पीपल आर गेटिंग इज द फ्रंट एंड पार्ट। हम एक वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट चेक कर रहे हैं ब्राउजर पे, जो उसका इंटरफेस है, दैट इज कॉल्ड द क्लाइंट साइड। लेकिन वेबसाइट का सारा डेटा कहाँ से आ रहा है? सर्वर से। फ्रॉम द बैक एंड, फ्रॉम द सर्वर पार्ट। लाइक सर्वर का आईपी अलग है, हमारा आईपी जैसे सर्वर कहाँ पे है, लाइक आई टोल्ड यू, महाराष्ट्र में, नासिक में। बट क्लाइंट पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी हो सकता है, दिल्ली का, यूपी का, नोएडा का, या फिर गुड़गांव का, और फ्रॉम एनी कंट्री। ठीक है। तो पूरी वर्ल्ड में कोई भी, क्योंकि वो सारे यूजर्स एक ही आईपी के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज हाउ हम वर्ल्ड में इतनी सारी वेबसाइट्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 1989 में, जब वर्ल्ड की पहली वेबसाइट बनाई गई थी। जस्ट तो मेनली वेबसाइट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो एक रिसर्च साइंटिस्ट चाहता है कि मेरी रिसर्च दुनिया तक पहुंचे, लोग मेरे रिसर्च को स्टडी करें, पढ़े। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए था। और इससे पहले जो प्लेटफॉर्म था वो ओनली बुक्स थी, बुक्स, रिसर्च पेपर्स। बट बुक्स हमें पता है ना, हमेशा हर जगह पे अवेलेबल तो मिलती नहीं है। तो दैट वाज इंटरनेट का यूज करके एंड कंप्यूटर्स का यूज करके वेब नाम की इस चीज को बिल्डअप किया गया। ठीक है। तो 1989 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट कहते थे। फिर धीरे धीरे पॉपुलर कंपनीज ने अपनी वेबसाइट बनाना शुरू की। तो पहले ये प्रोजेक्ट बना था जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। बेसिकली आप विकीपीडिया को कह सकते हो। विकीपीडिया इज बेसिकली वन ऑफ दो पर्पस जिसके लिए वेबसाइट बनाई गई थी, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। फिर धीरे धीरे कंपनीज ने अपने आप को, जैसे अपनी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए भी वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, फॉर द प्रमोशन, फॉर द मार्केटिंग पार्ट। और धीरे धीरे लाइक लोग जो फिर इंटरनेट पे जाने लगे एंड वो वेबसाइट को सर्च करने लगे। जब सर्चिंग की बात आई तो अर्लियर बहुत सारे सर्च इंजन बने। तो मोस्ट पॉपुलर वन जैसे इनिशियल लेवल पे याहू था, बाद में गूगल बन गया। तो ऑन द गूगल वी कैन सिंपली सर्च द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और वो फिर गूगल हमें एसईओ के थ्रू वेब पेजेस को सामने दिखा देता है। ठीक है। तो गूगल को पता रहता है कि वर्ल्ड वेब पे कितनी वेबसाइट्स हैं। ऑल्दो वेब बहुत बड़ा है, मतलब गूगल पे जितने पेजेस हैं उससे ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल हमारे इंटरनेट पे
वेबसाइट या एप्लीकेशन है। इनफैक्ट आप लोगों ने डार्क वेब का भी नाम सुना होगा। तो यूजली जो एस्टिमेटेड है वो ये भी कहा जाता है कि 50% वेबसाइट जो होती है वो वाइट लिस्टेड होती हैं और 50% तो ब्लैक में भी आ जाती है, लाइक टॉरेंट पायरेटेड मूवीज वगैरह के लिए वन ऑफ द फेमस वेबसाइट। तो बहुत सा वेब ओपन है लोगों के लिए और बहुत सा वेब कैसा है, ओपन नहीं होता, मतलब आप उनको देख ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपको सेपरेट वीपीएन या डेडिकेटेड कुछ ब्राउजर्स होते हैं या एप्स होती हैं, उन्हीं के थ्रू हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब बहुत वास्ट है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड अभी अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 2 बिलियन तो बहुत पहले का डेटा था, उससे भी शायद ज्यादा वेबसाइट्स होंगी पूरी दुनिया में। 2 बिलियन आई एम सेइंग, ठीक है। तो वेब बहुत बड़ा है, मतलब वी ऑल नो। और इनफैक्ट आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आप भी अपनी काफी सारी वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को बना के यू कैन सिंपली लॉन्च इट, क्योंकि वही आपका लाइव प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सॉफ्टवेयर डेवलपर में और वेब डेवलपर में क्या डिफरेंस होता है? सो हु इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड हु इज अ वेब डेवलपर? Web developer who develops the websites, software developers software बनाते हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट वेब डेवलपर भी किस कैटेगरी में आते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं। बट सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? लेट्स सपोज मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, लेट्स सपोज कोड एडिटिंग करने के लिए, लाइक आई एम यूजिंग वीएस कोड। तो दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं या फिर हम इंस्टॉल करते हैं। लाइक वीएस कोड मैंने इंस्टॉल किया, क्रोम मैंने सेपरेटली इंस्टॉल किया क्योंकि मैक में पहले से सफारी था, जूम मैंने इंस्टॉल किया, फोटोशॉप मैंने इंस्टॉल किया, फिग्मा, मोंगोडीबी एंड दिस इज द स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ फायरफॉक्स। तो दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करके यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? जैसे क्या जो विंडोज का सॉफ्टवेयर है, जो विंडोज 10 और 11 में चलता है, क्या वो मैक पे भी चल सकता है? No, हाँ सर। नो, इट्स नॉट उनकी लाइक, क्योंकि सिस्टम इनके एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट्स भी अलग होते हैं ना। होती है। सॉरी, उन उनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी है। एक्चुअली में इट्स ऑल डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं वो अलग होती है। लाइक विंडोज में एक्सटेंशन क्या होता है? एक तो डॉट ई होता है, जो विंडोज में फाइल्स डाउनलोड करते हैं ना सॉफ्टवेयर, ई होता है, और एक MSI भी होता है। ठीक है, मैक की अलग होती है, DMG होती है। वैसे ही लिनक्स की अलग होती है। एंड टॉकिंग अबाउट द मोबाइल प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे दो प्लेयर है, एंड्रॉयड एंड आईफोन। एंड्रॉयड की ऐप कभी भी आईफोन में नहीं चलेगी और आईफोन की ऐप कभी भी एंड्रॉयड में नहीं चलती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक ड्रॉबैक ये है। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये भी होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज 10 या 11 में चलेंगे, बट माइट भी वो विंडोज 7 पे सपोर्ट ना करें या विंडोज 8 पे सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि उनके वर्जन्स काफी पुराने हैं। वेब का सर एक एक क्वेश्चन बेनिफिट, था। या सर आपने कहा ना कि विंडो की ऐप एंड्रॉयड पे नहीं चलेगी और एंड्रॉयड की उस पे नहीं चलेगी आईफोन आईफोन पे। पे। हाँ हाँ, तो क्योंकि एप्स फेसबुक अलग अलग एक, होती हैं। एक तो फेसबुक अगर बनाते हैं हम्म। तो वो तो एंड्रॉयड पे भी चलता है और उस पे भी चलता है आईफोन पर पे। दोनों की ऐप अलग अलग है। इनफैक्ट अगर आप, तो मुझे तो खैर आइडिया नहीं था, बट लाइक राइट हम्म, नाउ जैसे मैम इंस्टाग्राम यूज करती हैं, तो शी टोल्ड मी कि एंड्रॉइड के फोन में जो इंस्टाग्राम ऐप थी और जो आईफोन की इंस्टाग्राम ऐप है, दोनों में बहुत फर्क है। आईफोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो एंड्रॉइड के इंस्टाग्राम में नहीं थे। ओके। like WhatsApp पे यूज टू डिफरेंट या आईफोन पे और उसमें। सो यू कैन गेट नहीं सम तो डिफरेंट दोनों फीचर्स। को, सर दोनों को बनाने के लिए लैंग्वेज अलग लिखी गई है। लैंग्वेज भी अलग होती है, इनफैक्ट डेवलपर भी अलग होते हैं। एंड्रॉइड के डेवलपर्स एंड्रॉइड पे काम करते हैं, लाइक यूजली जो पहले एंड्रॉइड डेवलपमेंट थी वो जावा एंड एक्सएमएल पे हुआ करती थी। अब जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट है वो कोटलिन पे होती है, उसकी लैंग्वेज का नाम कोटलिन है। सेम iOS जो आईफोन की एप्स हैं या आईपैड की एप्स हैं, वो पहले बनती थी ऑब्जेक्टिव सी, जो कि एप्पल की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन अब एप्पल ने उसको स्विफ्ट नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चेंज कर दिया। उसका सॉफ्टवेयर भी अलग आता है, उसके डेवलपर भी अलग ही होते हैं। बट दे ऑल आर एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, बट उनके प्लेटफॉर्म अलग अलग है। एंड्रॉइड वाला आईफोन के लिए काम कर नहीं कर पाएगा, आईफोन वाला एंड्रॉइड के लिए काम नहीं कर पाएगा। ओके, ओके। ये डिफरेंस होता है। बट नाउ डेज देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ डेवलपर्स, एक अलग कैटेगरी आ गई कॉल हाइब्रिड ऐप डेवलपर। जैसे मेरे दो स्टूडेंट हैं और अभी उनका नोट का बैच कंप्लीट होने वाला है। दे यूज रिएक्ट नेटिव और वो एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों की ऐप बनाते हैं। तो इस कोर्स के बाद फर्दर एक दो चीजें और होगी, लाइक अगर आप इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क करते हो नोड के बाद, तो यस आप ये कर सकते हो। मतलब आप एक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारी जावा स्क्रिप्ट थी,
यूज करके आप मोबाइल और डेस्कटॉप एप्स बिल्डअप कर सकते हो। ऑल्दो इस कोर्स का पार्ट तो नहीं है, मतलब कुछ एडिशनल फ्रेमवर्क होते हैं जावास्क्रिप्ट या नोड के जिनसे ये पॉसिबल है, बट उससे हम नेटिव नहीं हाइब्रिड एप्स को बना सकते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है? आप अपनी ऐप को HTML से जावास्क्रिप्ट से बनाओ और यही ऐप फाइनली आपके सभी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगी। इनफैक्ट हमारा VS कोड जिसपे हम कोडिंग करेंगे वो एक हाइब्रिड ऐप है। ये बना किस पे है? HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे। ये नेटिवली बनाया नहीं गया, ये हाइब्रिड बनाया गया है। तो इसको एक बार जब अपडेट किया जाता है ना, उसी समय इसका विंडोज, इसका मैक और इसका लिनक्स तीनों की डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाती है। तो आजकल ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इंस्टेड ऑफ बाय गोइंग टू द नेटिव ऐप हम लोग हाइब्रिड ऐप्स के उसमें भी जा सकते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है कि थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे, आपको सारे फीचर्स 100% तो नहीं मिलेंगे, बट यस ऐप आपकी प्रॉपर काम करेगी। ठीक है? तो नेटिव में कोर फीचर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, हाइब्रिड में वो फीचर्स थोड़े से कम होते हैं, बट यस एक नॉर्मल और इजी ऐप के लिए ये बहुत ज्यादा बेटर होता है। इनफैक्ट द डे वंस मैंने अपने फोन में देयर वाज एन SBI की बैंक आती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो, योनो ऐप आती है। सो आई वाज जस्ट अपग्रेडिंग इट, तो अपडेट आया, मैंने अपडेट कर दिया, तो आई सीन देयर वो इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बना था, कोडोला, जो कि अपाचे का प्रोडक्ट है। सो इन शॉर्ट SBI जैसा बैंक जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, उन्होंने भी नेटिव ऐप नहीं बनवाई, उन्होंने भी कैसी ऐप बनाई है? हाइब्रिड, बाय यूजिंग अपाचे कोडोवा। अब अपाचे कोडोवा से जो उन्होंने एंड्रॉइड ऐप बनाई, वो सिर्फ एंड्रॉइड ही नहीं, आईफोन दोनों, मतलब उसका सोर्स कोड एक ही होता है, लेकिन जब वो बन जाती है पूरी की पूरी तो फाइनली उसकी दो कॉपीज बनाई जाती है, एक एंड्रॉइड फोन के लिए और एक आईफोन के लिए। तो मोबाइल के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, ये मोबाइल ऐप्स के लिए होता है, वैसे ही डेस्कटॉप के लिए अलग फ्रेमवर्क होते हैं। ठीक है? तो यस, तो वेब एप्लीकेशन का सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट क्या है? क्या वेब को प्लेटफॉर्म की जरूरत है? क्या ऐसा होता है कि कोई वेबसाइट एंड्रॉइड पे चलती है लेकिन आईफोन पे नहीं चलती? नो, वेबसाइट कहाँ चलती है? ब्राउजर पे। क्या? हाँ, तो वेबसाइट को चलने के लिए क्या चाहिए? ब्राउजर। जैसे रिसेंटली ब्राउजर। मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, तो ही टोल्ड मी कि यार अविनाश, मेरा आईपैड जो है ना वो 5 साल ऑलमोस्ट पुराना हो गया, 5-6 साल पुराना। सो आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। मैंने कहा जैसे, ही टोल्ड मी कि अपडेट नहीं आ रहे। मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिक्योरिटी अपडेट आते रहेंगे, चलाते रहो। कहता देन कुछ एप्स ना मेरे आईपैड में अब चलना बंद हो गई हैं। मैंने कहा लाइक? ही टोल्ड मी कि मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा अब इस पे। मैंने कहा देन? उसने बताया कि एक दो और एप्स हैं, धीरे धीरे ना उन पे भी नोटिफिकेशन आ रही हैं। मैंने कहा डोंट वरी, नया आईपैड मत लो, अगर वो फर्स्ट क्लास चल रहा है सिंपली उसमें ब्राउजर यूज कर ले, कोई भी, लाइक सफारी है तो सफारी यूज करो, अदरवाइज क्रोम डाउनलोड कर लो। और अब ब्राउजर के अंदर भी तो यूट्यूब चला सकते हो ना। तो उनके लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो यूट्यूब ऑफिशियल ऐप इज नॉट सपोर्टेड नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली उसका लाइफ साइकिल एंड हो गई है, आईपैड पुराना है, 5-6 साल हो गया है, तो अपडेट्स बंद हो गए हैं, तो अब यूट्यूब नहीं चलेगा। बट दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोविजन ना, आप ब्राउजर में जाके youtube.com डालो एंड सी, ब्राउजर में तो चलेगा ना यूट्यूब। और आईपैड में तो ब्राउजर होता ही होता है, मोबाइल में भी होता है। ठीक है? तो youtube.com क्या है? इट्स अ वेब एप्लीकेशन, लेकिन जो यूट्यूब को आप इंस्टॉल करके यूज करते हो एंड्रॉइड में या आईफोन में, वो क्या है? वो उनकी ऐप होती है। ऑल दो ऐप में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, लाइक आप ऑफलाइन यूज कर सकते हो, आप डाउनलोड करके रख सकते हो उसी के अंदर, ऐप के अंदर अंदर, और यू कैन सेट सम प्रेफरेंसेस जो वेब में कम होते हैं। ठीक है? बट वेब एप्लीकेशन और दोनों ही मार्केट में चलती है। लाइक फेसबुक जो था, दैट वाज बिल्ड एज अ वेब एप्लीकेशन, बाद में उन्होंने अपनी मोबाइल ऐप बनाई। जबकि इंस्टाग्राम ने लॉन्च ही क्या किया था अपने आप को? एज अ मोबाइल एप्लीकेशन। तो इंस्टाग्राम की जो ऐप थी दैट वाज प्योरली अ मोबाइल ऐप, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने उसको वेब के लिए भी सपोर्ट कर दिया, मतलब उन्होंने उसकी वेबसाइट भी बना दी। तो नाउ इंस्टाग्राम दोनों पे चलता है, वेब पे भी चलता है और एप्स में भी चल सकता है। लेट सपोज किसी के फोन में 5 साल या 6 साल के बाद इंस्टाग्राम चलना बंद हो गया, तो वो उनकी वेबसाइट से जाके फिर इंस्टाग्राम को एक्सेस कर सकता है। ठीक है? तो ऐप की अपनी रीच होती है और वेब ऐप उसकी, ब्राउजर की अलग। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट इस तरीके से दोनों अलग है, लेकिन जो डेटा होता है बैकएंड का वो सेम होता है। अगर आप व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप पे यूज करो या अपने मोबाइल पे यूज करो, तो जो आपको चैट लिस्ट दिखाई देती है वो तो सेम ही होती है ना, क्योंकि वो पूरा डेटा कहाँ से आ रहा है? व्हाट्सएप के बैकएंड से, यानी कि उनके सर्वर से। डिफरेंस उसका इंटरफेस होता है, मोबाइल पे अलग होता है और उस पे डेस्कटॉप पे अलग होता है। इनफैक्ट व्हाट्सएप की तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आती है, बट वो एक्चुअल में हाइब्रिड ऐप ही बनी है, क्योंकि वो ऐप हमारी नोड जेएस के थ्रू बनी है।
तो नोट से बहुत सारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनी है। तो इधर व्हाट्सएप का डेस्कटॉप वर्जन नोट से ही बनाया गया है। इनफैक्ट हमारा VS कोड भी नोट जेएस से ही बना हुआ है। ठीक है, फिर ये तो नोट की नोट.js मैक्सिमम में है। हम हाइब्रिड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उसमें सोर्स नोट कोड सेम रहता है। मैक्सिमम, हाँ उसमें इनफैक्ट उसका जो इंटरफेस है वो HTML CSS से ही बनता है। इंटरनली उसके पैकेजेस होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर देती हैं। तो जो आप उसमें बिल्ड कर रहे हो इट्स अ वेब एप्लीकेशन, मतलब वो ब्राउजर में चलने वाली एप्लीकेशन है। बट उसका जो सॉफ्ट जो उसकी मीन्स इंटरनल कोडिंग है वो उसको फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक विंडोज और लिनक्स के लिए कन्वर्ट करके दे देता है। आई कैन शो यू, मैंने अभी लास्ट एक काम किया था, मेरे पास अवेलेबल होगा तो। सोर्स कोड में लेट मी सी, अगर वो पड़ा होगा तो। इलेक्ट्रॉनिक आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया होगा। हाँ, इसलिए मैंने इंस्टॉलेशन उसको डिलीट कर दिया। सो 1 week back I was working on a same type of application। तो मैंने इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क का यूज करके एक छोटी सी ऐप बनाई और उसको अपने मैक के लिए सेव कर दिया। बट उसी में फर्दर कमांड्स थी कि मैं उसको विंडोज और लिनक्स के लिए भी सेव कर सकता था। एक बार जस्ट छोटा सा इतनी सी ऐप थी जिसमें हेलो एक हेडिंग और पैराग्राफ ही लिखा हुआ था, नथिंग मोर। ठीक है, तो या इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो इनफैक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहले से काफी इजी हो गया है, हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत नहीं है। आजकल वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस समय कौन सी है? हमारी JS। जावास्क्रिप्ट। तो दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट से हर चीज हो रही है। वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड, वो जेएस फ्रंट एंड के लिए बनाई गई थी, बट जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी आ गई है बाय यूजिंग नोड जेएस एंड डेनो। जावा से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है, लाइक आपका VS कोड जावा का सॉफ्टवेयर से बना एक सॉफ्टवेयर है। ये कंसोल एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन में भी है, लाइक मैंने बताया SBI की जो योनो ऐप है वो जावा से ही बनी है। फिर वो वेब एनिमेशन में, गेम्स में, AR VR 2D 3D डेटा साइंस मशीन लर्निंग और AI में भी है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉमन प्रोग्रामिंग जो ऑलमोस्ट हर एरिया को टच करता है। ऑल्दो जावा सिर्फ फ्रंट एंड के लिए बनाई गई थी, लेकिन यूज या एप्लीकेशन उसकी बैक एंड के साथ भी है आज की डेट में, क्योंकि नोड धीरे धीरे बहुत फास्टर स्पीड से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। फास्ट है एंड सेफ एंड सिक्योर भी है। ओके, टू स्टार्ट विद दिस सबसे पहले हमें फ्रंट एंड शुरू करना होता है एंड देन क्या होता है वेबसाइट का बैक एंड। फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट। फ्रंट एंड की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आती हैं मेनली 3, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बैकएंड में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, लाइक आप देख सकते हो कि बैकएंड में टू क्रिएट अ वेब सर्वर हमारे पास ऑप्शंस हैं। आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू क्रिएट अ बैकएंड पार्ट। लाइक नंबर 1 PHP लैंग्वेज है, सेकंड नंबर पे ASP.NET विच यूज C#, C#, रूबी थर्ड नंबर पे है, जावा इज एट द फोर्थ पोजीशन और नोड इज एट द फिफ्थ पोजीशन। नोड के नीचे स्केला आता है। स्टैटिक वेबसाइट आती हैं। स्टैटिक वेबसाइट मींस ऐसी वेबसाइट जिसमें बैकएंड यानी कि सर्वर की प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं है और डेटाबेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लाइक जो आप लोगों का पोर्टफोलियो होगा वो स्टैटिक वेबसाइट ही होगी। जैसे इस टाइप का प्रोजेक्ट आप लोग क्रिएट करोगे आफ्टर 2 मंथ, बट इट्स अ स्टैटिक वेबसाइट क्योंकि इसमें डेटाबेस या सर्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये पेज एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसमें कुछ और कंटेंट नहीं है, ना ही कोई डेटाबेस से कनेक्शन है। तो अगर आप यहाँ ईमेल आईडी टाइप करते हो, ठीक है, नेम टाइप करते हो, सबमिट करते हो, ये कहीं नहीं जाएगा। बस ये ऊपर URL में क्वेश्चन मार्क दिखा देगा। मीन्स ये कहीं पे हिट नहीं कर पा रहा। रीजन, इस पेज को हमने सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट बनाया, हमने इसका बैक एंड पार्ट अभी बनाया ही नहीं। इस टाइप की भी बहुत सारी वर्ल्ड में वेबसाइट्स हैं। इनिशियली जो आप बनाओगे वो कैसी वेबसाइट्स होंगी? स्टैटिक टाइप की वेबसाइट जिसमें डेटाबेस और सर्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट में फॉर्म फिल कर रहे हो, वो सबमिट हो रहा है और आपको सबमिट होकर रिस्पॉन्स आता है, तो फिर वो वेबसाइट कैसी हो जाती है? डायनामिक। डायनामिक मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों वर्क कर रहे हैं। तो वर्ल्ड की मैक्सिमम वेबसाइट कैसी है? डायनामिक, क्योंकि स्टैटिक तो 2% से भी कम है। मैक्सिमम वेबसाइट डायनामिक है। तो जब आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कंबाइन कर देते हो, वी आर एक्चुअली गोना बिल्ड अ डायनामिक वेबसाइट। और डायनामिक में बैक एंड के लिए वेरियस ऑप्शंस हैं। PHP, .NET, रूबी, जावा, नोड जेएस, स्केला, पाइथन। ठीक है,
पाइथन का रैंक काफी डाउन है, नोड फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जावा काफी सालों से 30 साल से ही है, बट जावा की जो रेटिंग है मतलब 10 सालों से वो 4 to 5% के बीच में ही रहा है। और तो जावा को सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता था लिया, जैसे जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब में दोनों में यूज होता था। अब जावा मोबाइल ऐप में खत्म हो गया है, वहां पे जावा की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म, क्योंकि एंड्रॉइड अब जावा नहीं कोटलिन यूज कर रहा है। और जावा बहुत सिक्योर है, मैक्सिमम बैंकिंग एप्लीकेशन जावा से ही बनाई जाती है। पीएचपी नंबर 1 पे है, क्योंकि पीएचपी बैकएंड के लिए सबसे इजी होता है। नोड इज न्यू, पिछले 12-13 साल से ही नोड आया मार्केट में, लेकिन सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है। नोड जेएस की लैंग्वेज कौन सी है? जावास्क्रिप्ट। तो इन शॉर्ट, आप लोगों लोगों का फुल स्टैक मन है, वो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखेंगे, वही जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में यूज करेंगे, और वही जावास्क्रिप्ट नोड जेएस के थ्रू बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या था, पीएचपी डेवलपर्स को भी फ्रंट एंड में एचटीएमएल जैसे जावा से सीखना पड़ता है, डॉट नेट वालों को भी सीखना पड़ता है, जावा वालों को भी सीखना पड़ता है, नोड वालों को भी सीखना पड़ता है, पाइथन वालों को भी सीखना पड़ता है। So the compulsory part is these three: HTML, CSS, and JavaScript, the core component of web. इसके बाद हम एक सेकंड एडवांस लेवल की बात करें, सो देन कम्स द फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी। लाइक रिएक्ट एक लाइब्रेरी में आता है, क्योंकि एंगुलर इज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर वेब एप्लीकेशन। ये एडवांस पार्ट होता है फ्रंट एंड का। दिस इज द बैक एंड पार्ट। सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? फ्रॉम द HTML, क्योंकि वेब का स्टार्ट जो होता है पॉइंट, एंट्री पॉइंट, वो HTML ही होता है। आप में से काफी सारे लोगों ने पहले से HTML पढ़ा भी होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, दैट डजंट मैटर, हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ वेबसाइट में? जो आप फॉर्म देख रहे हो वेबसाइट पे वो फ्रंट एंड है, लेकिन जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो वो डेटा कहाँ चला जाता है? वो डेटा बैक एंड पे चला जाता है। ठीक है, बैकएंड। आप सभी लोग लेट सपोज जब ब्राउजर पे फेसबुक यूज करते हो, तो एक चीज नोट करना, आप सभी एक ही यूआरएल एक्सेस करते हो, facebook.com, या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन यूज करते हो, तो सबका यूआरएल एक ही होता है। लेकिन क्या सभी को सेम पेज दिखाई देता है? मतलब सेम कंटेंट दिखाई देता है ओपन करने के बाद? जैसे मेरे ब्राउजर में अगर मैं यहाँ लिंक्डइन ओपन करूँ, तो मुझे मेरी प्रोफाइल का लॉगिन होके मेरा कंटेंट दिखाई देगा। सी, दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल, एट द टॉप सारी डिटेल्स के साथ आ रहा है। ठीक है, और वैसे ही अगर आप अपने लैपटॉप पे करोगे तो आपको अलग दिखाई देगा। तो लिंक्डइन एक स्टैटिक वेबसाइट नहीं है, वो डायनेमिक वेबसाइट है, क्योंकि उसमें डेटा कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द सर्वर थ्रू द डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस? Storage, permanent सिंपल वर्ड storage. में बोले, द स्टोरेज पार्ट। लाइक अगर आपको छोटा मोटा, जैसे मुझे अपने इनकम टैक्स की फाइल बनानी पड़ती है, तो आई कैन क्रिएट अ डेटाबेस, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मेरे सीए को उसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स वाई हम वो काम आसानी से किस पे कर लेते हैं? थ्रू एक्सेल। तो एक्सेल इज अ फाइल, और फिर मैं वो फाइल अपने सीए को यूजली हर साल देता हूँ, अपनी मैम की और टेक आइटम की, एंड देन वो उसके बेसिस पे इनकम टैक्स पे काम करते हैं। ठीक है, बट यही काम जब बड़े लेवल पे किया जाता है, लाइक पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, तो वहां पे इतनी सारी फाइलों पे वर्क नहीं होगा, सो दे हैव अ डेटाबेस। तो आप जो भी बैंक की वेबसाइट यूज करोगे, दे हैव देयर ओन डेटाबेस, जहाँ पे सारा का सारा डेटा ट्रांजेक्शन सेव रहता है। लेकिन डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट कौन करता है? योर सर्वर। सर्वर डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट करता है। लाइक अगर मैं फेसबुक लॉग इन करता हूँ, तो फेसबुक मुझे पोस्ट दिखाएगा फ्रॉम द डीबी डेटाबेस, लेकिन वो काम फेसबुक का पीएचपी का सर्वर कर रहा है। तो पीएचपी फेसबुक का बैकएंड है। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग बैकएंड होते हैं, ऐसा कंपल्शन भी नहीं होता, बट वो डिपेंड करता है कंसल्टेंट के टाइम पे कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा बैकएंड सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट, सर्वर में वी गॉट ऑप्शंस। डेटाबेस कौन सा यूज करना है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल डेटाबेस में एसक्यूएल भी है और नो एसक्यूएल भी है, तो बहुत सारे डेटाबेसेस के ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस कहाँ नहीं होते? फ्रंट एंड में। यहाँ ये आज भी यही तीन है: HTML एंड CSS एंड जावा। इन तीनों में आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। यस, एडवांस में ऑप्शंस है, आप रिएक्ट यूज कर लो, और एंगुलर कर लो, और व्यू, या चाहे तो तीनों में से कोई भी यूज मत करो। ओके, ठीक है, सो थोड़ा सा चीजें क्लियर हुई। जब आप फॉर्म फिल करते हो वो फ्रंट एंड का पार्ट है, लेकिन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो आपको रिस्पॉन्स देता है, लाइक आपकी टिकट सबमिट हो गई है, दिस इज योर टिकट आईडी, आपकी कंप्लेन एक दिन में रिजॉल्व हो जाएगी, वो रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द बैक एंड, वो
सर्वर के थ्रू आता है। क्लियर? तो वेब 3 चीजों से बना है, फर्स्ट HTML, देन CSS एंड थर्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं फर्स्ट? अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आप लोगों को, सो व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आप सभी लोग सुनते हो, लाइक कभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द नंबर 1 पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जावा से का आंसर दिया था। तो व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई वी नीड देम? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? Programming languages are understood by the computer. बेसिकली लाइक हम वी आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन, हम कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं। कंप्यूटर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत छोटा सा लेमन टाइप क्वेश्चन है, मुझे सभी को पता है, बट यूजुअली कंप्यूटर है क्या? इट्स अ कंप्यूटिंग मशीन। अगर आप बहुत सिंपल या लेमन वर्ड्स में बोले तो क्या है ये? इट्स अ कंप्यूटिंग मशीन। कंप्यूटिंग कैलकुलेटर भी कर सकता है, बट व्हाई वी नीड अ कंप्यूटर? क्योंकि वो उससे ज्यादा फास्ट और एक्यूरेसी से बड़े लेवल पे, हाई स्केल पे काम कर सकता है। कैलकुलेटर इज लाइक अ स्टैटिक, आपको एक एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन मैनुअली डालनी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में, देन यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। यही काम फास्ट हमारा सिस्टम पे, कंप्यूटर पे हो सकता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए वी नीड टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक वी ह्यूमन बींग्स वी हैव डेवलप्ड सो मेनी लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु। तो ये लैंग्वेजेस हमने बनाई है, लेकिन जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसकी एक ही लैंग्वेज है, दैट इज जो कंप्यूटर को समझ आती है। वो लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी। बाइनरी। मतलब हर चीज या तो ये है या तो ये है, 0 है और 1 है। बट द प्रॉब्लम इज हम बाइनरी को उतने अच्छे से नहीं समझते, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम अपना नाम बाइनरी में नहीं लिख पाएंगे। अगर कोई बता भी देना आपको, या वेबसाइट से आपने चेक करिए कि आपका नाम बाइनरी में है, आप उसको याद नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा हो जाता है, 0 1 0 0 0, ऐसे करते करते काफी बड़ा हो जाता है। तो दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, फिर वो हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूशन के दो तरीके होते हैं। एक होता है कंपाइलर, जो कि पूरे के पूरे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, लाइक C++, जावा। और दूसरा होता है इंटरप्रेटेड वे, जो कि PHP, पाइथन और जावास्क्रिप्ट में होता है। वो जावास्क्रिप्ट फुली इंटरप्रेटेड नहीं है, बट वो फुली कंपाइल भी नहीं है। वो कैसे काम करते हैं वो हम लेटर ऑन देखेंगे, अभी नहीं। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, जैसे हमारे ब्राउजर में इंस्पेक्ट पार्ट होता है, वहां पे एक कंसोल है। अगर आप यहाँ पे 2 की पावर देखोगे 23, इंस्टेंटली जावा सेट आपको रिस्पॉन्ड करके देगा। तो दिस इज माय जावा सेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत बड़े बड़े मैथ्स के क्वेश्चंस को क्विकली करके दे सकता है। तो ये क्या है? इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ब्राउजर को 3 लैंग्वेजेस समझ आती हैं जिसमें जावा से प्रोग्रामिंग है। पहली लैंग्वेज है HTML एंड दूसरी है CSS। सो HTML पे आते हैं। व्हाट इज HTML? एक्चुअल में वेब यहीं से शुरू हुआ था, जब सबसे पहले HTML बना था, तभी से वेबसाइट बनना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, या प्लीज गो अहेड। तो HTML क्या है हमारा? Sir, HTML है hypertext markup language. ओके, सो नाउ दिस इज द फुल फॉर्म। अब इसको बिल्कुल लेमन टर्म में Hypertext बताओ markup मुझे। language. या आई गॉट इट, वो मुझे समझ आ गया, बट आई एम सेइंग अब इसको लेमन टर्म में बताओ। अगर एक पर्सन को नहीं पता तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट इज HTML? To create the structure of the website. ठीक है, यस। तो जो भी आप वेबसाइट देखना चाहते हो उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है। लाइक एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर कैसे है? मसल्स हैं, बोन्स हैं, इनसे बना हुआ है। ओके, वैसे ही जो वेब का स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? HTML से। So this is the single language जिससे वेबसाइट्स बनती हैं। So without HTML it is impossible to build a website। तो दुनिया की कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं होगी जो HTML के बिना बनी है। हर वेबसाइट में HTML जरूर होता है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर की कोई वेबसाइट नहीं बन सकती। HTML इन्वेंट हुआ था 1989 में, जैसे मैंने आपको बताया, टिम्बरली उन्होंने दुनिया की फर्स्ट वेबसाइट बनाई थी HTML का यूज करके, ऐसी। ये वेबसाइट इट जस्ट लाइक अ म्यूजियम, एक म्यूजियम की तरह है। आज भी इसको रखा गया है और फ्यूचर में भी रखा जाएगा। तो इट्स ऑलमोस्ट 35 ईयर्स नाउ, 35 ईयर्स पूरे हो चुके हैं दुनिया की पहली वेबसाइट को बने हुए। ठीक है, लेटर ऑन 5 6 साल के बाद 1995 में, 6 साल के बाद, दो और लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई वेब के लिए, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। CSS का काम क्या था? द प्रेजेंटेशन। लाइक जब हम लोग HTML यूज कर रहे हैं तो HTML बहुत सिंपल सा है। इट्स लाइक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जिसमें कोई कलर नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है। तो टू ऐड कलर्स या स्टाइलिंग
बैकग्राउंड इफेक्ट्स, एनिमेशन, ग्रेडियंट, पिक्चर्स इन बैकग्राउंड, तो उसके लिए एक दूसरी लैंग्वेज बिल्डअप की गई एंड दैट इज कॉल्ड द सीएसएस लैंग्वेज। तो सीएसएस इज लाइक अ पेंटर। जैसे अगर एक मुझे घर बनवाना है, दिस इज माय मेसन जो पूरे के पूरे घर को बिल्ड करके देगा। सीएसएस का काम वहां पे सेकंड है। सीएसएस इज लाइक द पेंटर। वो आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको कलर चॉइस देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग पूरे घर को डेकोरेट एंड पेंट करके दे देगा। तीसरा पर्सन है लाइक टेक्नीशियन, लाइक एसीज वाले, वायरिंग वाले, या फिर प्रोजेक्टर इंस्टॉलेशन वगैरह वाले, या फिर टीवी इंस्टॉलेशन वाले। वो आपके घर को फंक्शनलिटीज देते हैं सो दैट यू कैन स्टे देयर, आप वहां रह सकते हो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के लिए, फैंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल द थिंग। तो वह तीन चीजों से बनता है। पहला एचटीएमएल जो कि स्ट्रक्चर देता है, देन सीएसएस जो कि वेबसाइट को स्टाइल देता है, और तीसरा जो जावास्क्रिप्ट ये वेबसाइट को क्या देता है, Function. द फंक्शनैलिटीज। तो फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटीज क्या हो सकती हैं, लाइक द मेन्यू इज क्लोज्ड। फ्रंट एंड का जो मेन्यू है वो क्लोज्ड है, बट अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देन वो मेन्यू ओपन हो जाएगा, और अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो क्लोज हो जाएगा। अगर नोड का मेन्यू ओपन है और यूजर फ्रंट एंड पे क्लिक करे तो पहले वो मेन्यू क्या करेगा, पहले वो नोड के मेन्यू को क्लोज करेगा देन इसको ओपन करेगा, और अगर आप दोबारा यहाँ क्लिक करो तो पहले ये क्लोज होगा फिर ये ओपन होगा। सो एट वन टाइम कितने मेन्यू ओपन है, And सिंगल। अच्छा सर, अगर हम जेएस से नहीं करते हैं ये चीजें, तो हम हम्म। जैसे फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर सेकंड पे क्लिक करते हैं, तो फर्स्ट वाला ओपन रहेगा फिर? नो 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 नो, एक तो स्टैटिक पेज, एक तो हाइपरलिंक्स होते हैं जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज है। एक नॉर्मल मेन्यू भी होता है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ड्रॉप डाउन की बात करेंगे तो ये सीएसएस से भी पॉसिबल है, लेकिन आजकल हम इसको जावा सबसे प्रेफर करते हैं क्योंकि टच बेस होता है। इज माय ड्रॉप डाउन मेन्यू पोजीशंस में, ये रहा। अब आज से 7-8 साल पहले ये सिंपल मेन्यू ऐसे होते थे। तो व्हेन वी क्लिक ऑन द होम, हम वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं, जैसे दिस इज द लिंक ऑफ द होम पेज, बट अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वी विल रिडायरेक्ट टू अनदर पेज। ये दूसरा पेज है जिसका नाम अलग है, अलग यूआरएल, अलग कंटेंट। फिर आपने क्लिक किया फ्रंट एंड पे तो आप फ्रंट एंड पेज पे आ गए। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट हाइपरलिंक्स। यहाँ ये अलग अलग एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेस हैं। यही कह रहे थे आप? सर एक्चुअली सर ड्रॉप डाउन वाला पूछ रही थी मैं, ओके, कि अगर ड्रॉप डाउन हम का। जेएस की फंक्शनैलिटी हम लोग नहीं ऐड ऑन करते हैं नो, तो आप सीएसएस से भी कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये सीएसएस वाला है, इसमें जावास्क्रिप्ट ओके के बिना काम हुआ है, बट सर। द प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट टच फ्रेंडली। वैसे इसको मैंने टच फ्रेंडली कर रखा है बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट वॉइड फंक्शन। तो मैंने इसमें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट ऐड की है, जैसे इंस्पेक्ट में देखोगे इसमें जेएस का फंक्शन लगाया है। अदरवाइज क्या होता, टच इंटरफेस पे ये प्रॉपर काम नहीं कर पाता। जैसे कि दिस इज एन आईपैड, तो ये आईपैड पे ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रॉपर काम नहीं कर पाता अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट नहीं देता, क्योंकि टच पे क्या माउस हवर होता है, जैसे आईपैड्स पे क्या या फोन्स पे क्या माउस हवर होता है? नो सर। नहीं, क्योंकि वहां पे तो माउस है ही नहीं ना, पॉइंटर है ही नहीं। तो वहां पे आपको यहाँ जाके क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, है ना। सो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस। तो ये जेएस इसको रिफ्रेश करने से रोक देता है। अगर यहाँ जेएस नहीं लगाते ना, तो जब आप यहाँ क्लिक करते, एम्प्टी हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, हमारे रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। जैसे ये एक एम्प्टी हाइपरलिंक है ना, ये पूरे पेज को रिफ्रेश कर रहा है, तो ये टच में प्रॉपर काम नहीं कर पाता। इसलिए आजकल जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो कैसे बनाए जाते हैं, विद जावा से। सीएसएस के साथ प्योर प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। पहले होते थे जब डेस्कटॉप, जब सारी वेबसाइट डेस्कटॉप के लिए होती थी, नॉट फॉर मोबाइल। लेकिन अब तो टच भी है ना, तो हमें वेबसाइट टच के लिए भी बनानी है, नॉन टच। इनफैक्ट कितने लैपटॉप्स में भी टच इंटरफेस है, और टैब आईपैड में भी टच इंटरफेस है। वर्ल्ड वाइड 2% यूजर्स आईपैड भी यूज करते हैं ना। तो आईपैड यूजर यहाँ हवर करेगा या क्लिक करेगा? आईपैड यूजर इस मेन्यू को क्या करेगा, हवर या क्लिक? एक क्या आईपैड क्लिक तो फुली करेगा। टच होता है, क्लिक करेगा। सो राइट नाउ जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। हम ओनली डेस्कटॉप या प्योर डेस्कटॉप बेस्ड वेबसाइट से डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों की वेबसाइट बिल्डअप करें, एंड दैट इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और ये एक गुड यूजर एक्सपीरियंस है कि आपकी एप्लीकेशन टच पे भी चले और नॉन टच पे भी चले। इनफैक्ट हम इसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग भी करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन दोनों पे चल रही है, टच पे भी और नॉन टच पे भी, ठीक है। इनफैक्ट पहले हम सीएसएस से हवर वाले मेन्यू बनाना सीखेंगे, लेटर ऑन आप उसको जावास्क्रिप्ट से क्लिक बेस्ड कर दोगे, ठीक है।
तो या इट्स पॉसिबल, बट वो टच पे प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके, क्लियर। तो टाइम टू टाइम कुछ चीजें चेंज हुई हैं, जैसे जब हम स्टार्टिंग में इनिशियली लेवल पे वेबसाइट बनाते थे, मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था 2012 की बात है, तो 2013 तक, मतलब स्टार्टिंग के 1 से 2 साल तक हम लोग सिर्फ डेस्कटॉप के लिए ही वेबसाइट्स बनाते थे, नॉट रिस्पॉन्सिव। लेकिन 2013 के बाद, 2013 एंड 14 के बाद से हम लोग वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने लगे, मतलब सेम वेबसाइट लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल पे भी चलेगी, क्योंकि स्मार्टफोन्स की पॉपुलैरिटी गेन हो रही थी। मैक्सिमम एंड्रॉइड ने अपनी मार्केट बहुत अच्छी बना ली थी, नोकिया बिल्कुल खत्म हो रहा था। आईफोन तो नहीं, इनिशियली एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया था। फिर 2015-16 के बाद आईफोन और एंड्रॉइड दोनों ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली, तो फोन्स का मतलब ही स्मार्टफोन हो गया। ठीक है, तो वेब का स्ट्रक्चर किससे बनता है? HTML, द फर्स्ट लैंग्वेज। वेब को स्टाइल किससे देते हैं? द CSS, द स्टाइल शीट लैंग्वेज। और तीसरे लेवल पे वेब को फंक्शनैलिटी या पर्पस कौन देगा? जो जावा से। जैसे आपके सामने एक छोटा सा बटन है, दिस बटन। इस बटन को कैसे बनाते हैं HTML में? बाय यूजिंग द मार्कअप टैग। तो बटन नाम का एक टैग होता है, ये बटन की ओपनिंग, ये क्लोजिंग, इसमें टेक्स्ट लिखा। बट बटन ऐसा नहीं दिखेगा, फिर बटन को आप CSS दोगे, बैकग्राउंड, शेडो, पैडिंग, बॉर्डर हटा दोगे तो थोड़ी सी लुक अच्छी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी। लेकिन जो बटन के क्लिक पे एक्शन है, जैसे एक फंक्शन है, ये जावा से बनेगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये मुझे फंक्शनैलिटीज भी दे रहा है। तो ये बटन HTML से बना है, CSS ने इसको स्टाइल दिया और जावा ने इसको फंक्शनैलिटी दी। लेकिन जो नॉर्मल मेन्यू होते हैं, जैसे कि ये वाले, जिसके क्लिक पे दूसरा पेज ओपन होता है, इसके लिए जावा की जरूरत नहीं। ये सिर्फ पेज, दूसरा पेज है, उसका पाथ आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया और आप लिंक पे क्लिक करते जाओ, वो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता रहेगा। ठीक है, बट लेकिन अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है, फिर वहां पे यही काम आप जावा के थ्रू कर देते हो, जैसे कि कोलैप्सिबल, जहाँ क्लिक करने पे चीजें ओपन क्लोज होती है। ठीक है, तो सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी है जहां से हम स्टार्ट करेंगे? HTML। अब HTML पे आते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और मैं इसका मतलब पूछ रहा था कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? इट्स अ कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि ब्राउजर पे चलती है, और मेनली ये क्यों बनाई गई है? वेब को स्ट्रक्चर मतलब जो भी आपको देखना है। तो हम वेबसाइट पे क्या क्या देखना चाहते हैं? वी वांट टू सी अ हेडिंग, जैसे ये एक हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, ये हाइपर लिंक्स है। ठीक है, ये सब बनाने के लिए वेब में जो लैंग्वेज यूज होती है, वो लैंग्वेज कौन सी है हमारी? HTML। So HTML में there are predefined tags and elements जिनके थ्रू हम चीजें बनाते हैं। जैसे in the HTML topic there is a topic called HTML tags। इसमें मैंने एक पूरी लिस्ट दे रखी है कि इस समय HTML में टोटल वर्किंग टैग्स कितने हैं। ABBR, एड्रेस, ये सब HTML के टैग्स हैं। यहाँ 145 के करीब टोटल टैग है जो HTML5 में यूज होते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग ऑल दीज टैग्स हम लोग वेबसाइट को स्ट्रक्चर देते हैं। जो भी हमें देखना है वो सब वेबसाइट का इसी से बनता है। सेकेंड फेज में हम लोग इसको स्टाइल देना स्टार्ट करेंगे, बैकग्राउंड देना, कलर देना, एंड उसके बाद जब आपके HTML CSS हो जाएगा, देन बाय यूजिंग द फोटोशॉप और फिग्मा हम लोग वेबसाइट के डिजाइन को कोड में कन्वर्ट करेंगे। सो वहां से आपके 2 मंथ्स के बाद आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका शुरू हो जाएगा। उससे पहले पहले आप टास्क करोगे छोटे मोटे। नाउ सर चीज पूछनी थी, जो फिग्मा होता है उससे हम डिजाइनिंग करते हैं तो उससे हाँ, डायरेक्टली कोड कन्वर्ट हो जाता है, या मतलब पहले हम फिग्मा बनाते हैं सी उसके बाद? नाउ ए डेज फिग्मा में कुछ एडिशनल पेड सॉफ्टवेयर या टूल आ रहे हैं, बट यूजली ये जो कोड होते हैं ना, ये उतने वैसे नहीं होते। मीन्स वी कैन से इट्स अ परफेक्टली कोडेड, वो टूल बेस्ड होते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में पहले भी थे जिनसे ये चीजें बन जाती थी। इनफैक्ट ड्रीम वीवर एक एडिटर था जिसमें ऐसे टूल्स फीचर हुआ करते थे। बट कंपनीज क्या प्रेफर करती हैं कि सारा का सारा कोड कैसा होना चाहिए? हैंड रिटन। क्योंकि हैंड रिटन पूरा का पूरा कोड कस्टमाइजेबल होता है। एक एक चीज, एक एक टैग हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे हाथ में होता है। ठीक है, दिस इज प्रोविजन। फिग्मा में ऑप्शंस आ रहे हैं, फिग्मा दे रहा है कुछ ऐसे फीचर, कुछ ऐसे प्लगइन्स जिसके थ्रू वेबसाइट्स बन सकती है, बट नॉट अ प्रॉपर वे। वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वगैरह टाइप की वैसी बना के आपको ऑब्वियसली नहीं दे सकता। वो फिर ऑब्वियसली एक फ्रंट एंड डेवलपर को ही करना पड़ता है। ठीक है, तो फिग्मा इसमें कवर करेंगे।
फिग्मा एक्चुअली में मैं इनिशियल लेवल पे करा रहा था, मैं फोटोशॉप और फिग्मा पे दोनों पे एक प्रोजेक्ट कर रहा था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि फिग्मा ने एक जो वर्जन है जो यूजली आपको चाहिए वो उन्होंने पेड कर दिया है, जो एक्चुअल में आप लोगों को चाहिए था, जैसे कि ये वाला वर्जन प्रोफेशनल टीम। क्योंकि मैं जो फिग्मा कराता था जो हमें डेवलपर्स को चाहिए था ना कोडिंग के लिए, वो ये फीचर के साथ चाहिए जिसमें डेव मोड है। ठीक है, और जो आप फ्री प्लान यूज करोगे फिग्मा का उसमें आपको डेव मोड नहीं मिलता। वो इन्होंने एक्सपेंसिव कर दिया है, पहले $15 का था और $15 का कर दिया है। और तो मेरे पास ये फ्री वर्जन है क्योंकि आई एम एजुकेटर, तो मेरा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है और वी हैव एजुकेशन वेबसाइट। तो एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेरे पास ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर बट मैंने यस, स्टूडेंट रजिस्टर्ड करा स्टूडेंट्स को था, फिर वो ये, मुझे भी फ्री मिल गया फिग्मा हाँ मैंने बताया था पहले $15 भी वाला। इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को बोलता हूँ इफ यू आर अ वैलिड स्टूडेंट आईडी तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई करो तो आपको मिल जाता है। तो दिस इज द फिग्मा। अब इस फिग्मा में अगर आप स्टूडेंट और आपको स्टूडेंट आईडी पे पेड वर्जन मिल जाता है ना $15 वाला, तो आपको ये जो टॉगल बटन दिख रहा है ना राइट पे, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको पूरा का पूरा कोड इजीली मिल जाता है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, ये जो ना रेक्टेंगल, इस पे क्लिक किया, उसी में उसका पूरा वेथ और इसकी हाइट आपको कोड में बता के दे देगा कि वो क्या है। जैसे ये 3 का बॉक्स है ना, आपने इस पे क्लिक किया, ये बता रहा है ये इनलाइन टेक्स्ट है, जस्टिफाई कंटेंट ये है, ये सब सीएसएस की प्रॉपर्टीज आपको पहले ही बना के दे देगा। बट ये फीचर किस में अवेलेबल है, जो $15 वाला वर्जन है ना पर मंथ, उसमें। जो नॉर्मल वर्जन होता है फ्री वाला, जो ये वाला है, अब ये 15 वर्जन, अब ये नॉर्मल वाला है, उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। तो फिग्मा ने अब ये एक्स्ट्रा रूल्स ऐड कर दिए हैं। बट एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फ्री मिल जाता है। आप अपनी स्टूडेंट आईडी से लॉगिन अप्लाई करो, आपको फिग्मा फ्री मिल जाएगा, फ्री फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर। ठीक है, मतलब टेक्निकली जो फिग्मा का पेड प्रीमियम वर्जन है ये फोटोशॉप से ऑलमोस्ट डबल है। जो मैं फोटोशॉप का प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूँ ये $800 पर मंथ का है, जबकि फिग्मा उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है, $15 का। प्लस फोटोशॉप ज्यादा बेनिफिट देता है, ज्यादा काम करता है। फोटोज को एडिट करना, बड़ा छोटा पिक्चर मैनिपुलेशन, अब तो उसमें एआई भी है। फिग्मा सिर्फ मतलब जो प्रोफेशनल यूआई यूएक्स वाले हैं उनके लिए ही ज्यादा अच्छा है, जो लोग डिजाइनिंग खुद करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं मेन जो अब प्रोजेक्ट है वो फोटोशॉप पे ही ज्यादा करवा रहा हूँ। फोटोशॉप पे सबको पायरेटेड मिल सकता है, फिग्मा में पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट यस मार्केट में फोटोशॉप, फिग्मा और एडोबी एक्सडी ये 3 टूल हैं जिन पे डिजाइन बनते हैं। डिजाइन मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट का स्केचिंग होती है, ड्रॉ होती है, और हम उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर। सर तो ये पार्ट हमारे कोर्स में कवर होगा, मतलब ये फिग्मा या फोटोशॉप पर, या वो मैं फोटोशॉप तो डिटेल में करवा रहा हूँ दोनों टूल के साथ। फिग्मा मैं अब पिछले 2-4 महीने से नहीं करवा रहा। रीजन आई टोल्ड यू ना कि फिग्मा के साथ यस यस, प्रॉब्लम थी हाँ कि वो तो फिग्मा पेड है। का वर्जन लाइसेंस हो गया है। तो वो लाइसेंस्ड है, आप कॉर्पोरेट यूज करो, बट स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री मिल जाता है। बट मैक्सिमम वो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी आपको लाइसेंस ही मिलता है, पेड ही मिलता है। एंड वो एक्सपेंसिव ज्यादा है, फोटोशॉप से तो डबल कॉस्ट है ऑलमोस्ट। ठीक है, So, इसलिए फोटोशॉप ठीक है। for the learning purpose, I believe Figma, as you said, this is more for corporate people use यूआई for एंड this. यूएक्स, Yes. जितनी भी हाई एंड अबव लेवल की वेबसाइट है जिनकी कॉस्ट लैक्स में होती है, काफी एक्सपेंसिव होती है, Uh-huh. वहां Uh, पे फिग्मा को प्रेफर करते हैं ओवर फोटोशॉप। फोटोशॉप इज जस्ट अ पिक्चर एडिटिंग टूल, वो फोटो की शॉप है। मतलब जैसे पहले क्या था, फोटोशॉप got क्या it, था, sir. फोटो की Is एक दुकान जहाँ पे आप जाके फोटोज को एडिट करवा सकते हो। फोटोशॉप एक कॉमन टूल है, हर लाइन हर इंडस्ट्री में यूज होता है। so Figma, it's a लेकिन long duration kind of. It will take a long time मेरे to. ख्याल से जैसे हमारे इंस्टीट्यूट पे जो फिग्मा के टीचर है वो 2 मंथ्स तो मिनिमम लेते हैं। बट उसके पहले पहले से स्टूडेंट्स को ग्राफिक आना चाहिए, लाइक फोटोशॉप वगैरह तो आना ही चाहिए आपको। क्योंकि Uh-huh. फिग्मा पिक्चर्स की एडिटिंग वगैरह का काम नहीं करता। मतलब पिक्चर्स वगैरह सारी जो हैं वो सब फोटोशॉप, या जैसे लोगो है तो वो बनेगा एडोबी उस पे इंड क्या नाम है एडोब एडोबी इलस्ट्रेटर। का, वो तो सॉफ्टवेयर इन इन डिजाइन क्या कहते हैं उसको, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर। जैसे लोगोस होते हैं एसवीजी वो एडोब इलस्ट्रेटर पे बनते इलस्ट्रेटर। हैं, जो पिक्चर्स होती हैं वो फोटोशॉप पे बनती हैं, लेकिन जो वेबसाइट या ऐप की यूआई यूएक्स होते हैं वो फिग्मा पे बनते हैं। फिग्मा सिर्फ यूआई एंड यूएक्स के लिए ही है डेडिकेटेड। So once ओके, we are proficient into the Photoshop, so it means हमारे लिए easy हो जाएगा learner. हाँ देन सेकंड लेवल पे। बट थिंग इज कि ये डिजाइनर्स के लिए है, नॉट फॉर डेवलपर्स। टेक्निकली अच्छा. आप लोगों के लिए नहीं है। आपको फोटोशॉप फिग्मा इतना आना चाहिए कि आप उनके टूल्स को यूज करके कोड को कन्वर्ट कर सको। आई विल शो यू ये क्या प्रोसेस होता है।
आप वेबसाइट को पहले फोटोशॉप पे देखो, दिस इज अ डिजाइन, दिस इज डन बाय सम ग्राफिक डिजाइनर ऑन फोटोशॉप। तो उसने पूरी वेबसाइट को डिजाइन किया है, कोड नहीं है, ये डिजाइन है। जैसे ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है। तो ये सब वेबसाइट के डिजाइन हैं, बट ये कोड नहीं है इनके, ये सिर्फ डिजाइन हैं। हम इन डिजाइन को कोड में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द फोटोशॉप टूल। तो फोटोशॉप टूल से हम क्या करेंगे, हम लेयर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक एक पिक्चर को सेपरेट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें डिजाइन किस फॉर्म में मिल रहे हैं, फोटोशॉप, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कोड। जैसे ये इस वेबसाइट की कोडिंग है, बट ये कोड हमने खुद किया है, इसका डिजाइन ऑलरेडी फोटोशॉप पे पहले से ही बना हुआ है। जॉन, तो वेबसाइट ऑलरेडी डिजाइन थी, हमने उसको कोड में कन्वर्ट करके दिया, ठीक है। तो हम ये करते हैं, मतलब डिजाइनिंग नहीं, वी आर मेनली इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो हमें कोडिंग करनी है, डिजाइन ऑलरेडी कौन बनाएगा, सब ग्राफिक डिजाइनर। तो कुछ ग्राफिक डिजाइनर जो होंगे वो ये डिजाइन बना के देंगे हमें, हम उस डिजाइन को कोड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये डिजाइन फोटोशॉप का है, ये आपका पहला प्रोजेक्ट होता था, ठीक है। जैसे ये देखो ना, ये वेबसाइट का डिजाइन था, हमने इसी डिजाइन को तो कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो ये सब करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए। पहला, वी नीड अ ब्राउजर। ब्राउजर आप सभी के सिस्टम में पहले से होगा। तो दो ब्राउजर मैं रेकमेंड करूंगा जो कि डीबगिंग के लिए भी यूजफुल रहेंगे। फर्स्ट इज गूगल क्रोम, मैक्सिमम आप लोग यूज करते होंगे। इफ नॉट क्रोम, तो आप विंडोज 10 11 में जो एज ब्राउजर है वो भी यूज कर सकते हो, कि क्रोम और एज एक्चुअल में सेम ही है। तो इधर आपको ब्राउजर यूज करना है गूगल क्रोम, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट 10 विंडोज 10 11 में एज आता है वो। सेकेंडरी, आप डाउनलोड कर लो विजुअल स्टूडियो कोड, दिस वन, द कोड एडिटर। ये गूगल पे आपको फ्री मिल जाएगा, जस्ट सिंपली टाइप VS कोड, ये फ्री है। इसका एक्चुअल लोगो ऐसा आएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मुझे ये मैक का लिंक दे रहा है, आपको ये विंडोज का लिंक दे देगा, या अगर आप लिनक्स यूज करते हो तो लिनक्स का लिंक दे देगा खुद ही। बस आपको इस बटन पे क्लिक करना है जो भी होम पेज पे है, ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉलर दे देगा, और उसको आपको इंस्टॉल करके कर लेना है, ठीक है। फिर इस पे इसको सर कस्टमाइज आजकल गिटहब कैसे कैसे स्पेस करनी वो है भी वो तो मैं, चल रहा है। सॉरी, गिटहब कोड स्पेस भी तो चल रहा है आजकल। गिटहब एक्चुअल में ये गिटहब का ही है, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट का ही तो एडिटर है। दिस इज एन अच्छा, आईडी ना, ये तो ठीक है सॉफ्टवेयर तो। एडिटर है। अच्छा, वो क्लाउड क्लाउड बेस है तो थोड़ा ना, जो सॉफ्टवेयर जो लैपटॉप इतने कैपेबल नहीं होते उस पर भी चल जाता है गिटहब कोड स्पेस। एक्चुअल में उसके लिए मैं आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव देता हूँ। वैसे तो देखो VS कोड बहुत लाइट है, ये 15 साल पुराने लैपटॉप में भी चल जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में जो लैब में सिस्टम्स पड़े हैं 8 8 10 10 साल पुराने हैं, ड्यूल कोर, सिर्फ 2 GB रैम है, VS कोड तो वहां भी चल रहा है विंडोज 10 पे। उसके लिए VS कोड का एक ऑनलाइन वर्जन भी आता है, क्योंकि VS कोड आईपैड पे नहीं चलता ना। तो उसके लिए VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है, vscode.dev। ये ऑनलाइन VS कोड है, बट ये मेनली तब है अगर आप गिटहब के अपने रेपो के कोड को ऑन द वे चेंज करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ये इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, बट आपको ऑफलाइन डाउनलोड करके यूज करना है विजुअल स्टूडियो कोड ऐसे, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लोरर है, सर्च है, फिर गिटहब, गिटहब का भी सोर्स कोड मैनेज करने के लिए गिटहब इंस्टॉल करना है। वो सब हम लोग अभी नहीं, लेटर ऑन यूज करेंगे, ठीक है।